नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले बात इस नुक्ते तक पहुंची कि डॉक्टर फारूक सलीम साहब जो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, जो कॉलम नवीस हैं, तज्ज़िया निगार हैं, रिसर्चर हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि कराची शहर के तन बदन में, कराची शहर के बदन में जो इज़्तिराब है, जो बार बार इरप्ट करता है, कभी टारगेट किलिंग की शक्ल में, कभी वायलेंस की शक्ल में, कभी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता है, वो इसलिए है कि आज कराची शहर की जो पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं, कराची शहर के जो डेमोग्राफिक्स हैं, वो कराची के इलेक्टोरल ढांचे के अंदर, उसके सियासी ढांचे के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। फॉर इंस्टेंस उनका कहना यह है कि आज कम से कम भी 25% आबादी जो है वो स्टेटिस्टिक वो पख्तून है और उनकी सीटें जो हैं वो सिर्फ 2 हैं और वो कराची के इलेक्टोरल ढांचे में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। मैं यही सवाल लेके गोदल साहब की तरफ भी चलता हूं, शमीला फारूकी साहबा की तरफ भी चलता हूं। गोदल साहब, आप क्या कहेंगे कि मसला दरअसल ये है कि पॉपुलेशन को इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, पख्तून पॉपुलेशन को? देखिए मुझे साहब, फारूक सलीम साहब इस्लामाबाद में बैठ के डेटा बना रहे हैं। मैं इस शहर कराची में पैदा हुआ हूं और एक बात वसूख से कहता हूं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी एथनिक ग्रुप की पार्टी नहीं है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अंदर पख्तू भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, पंजाबी भी हैं, महाजिर भी हैं, मेमन भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई हैं। पूरी पाकिस्तान की कौमियतें हैं जो पाकिस्तान की 98% अवाम है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रही बात आपकी कि पख्तून 25% है, मैं माजरत चाहता हूं बिल्कुल फारूक सलीम साहब से कि वो ऐसा डेटा दे के शायद वो कराची में एथनिक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। कराची शहर की आबादी 2.25 करोड़ के करीब लगभग है। कोई क्या कुछ कहे लेकिन 2.25 करोड़ से कम आबादी नहीं है। गोदल साहब, ये कहां से पता चला कि कराची की आबादी 2.25 करोड़ है? ये कहां से आ रहा है सर फिगर? सर अगर आप टाउनों में जाके देख लें, शहर के 18 टाउन देख लें, आबादियां देख लें, असिस कर लें। सेंसिस तो इस मुल्क में हुआ नहीं। सेंसिस अगर होता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और जहां तक ये बात कहते हैं 25% पख्तू आबादी, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। 15-18 लाख आबादी पख्तू की होगी, बाकी हजारवाल हैं, सराइकी हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं। मैं तो कहता हूं सारे पाकिस्तानी हैं इस शहर में। और कोई भी पार्टी जो एथनिक पार्टी हो, अगर वो समझती है कि सारे पख्तूनों पे उनका हक है, तो मैं सख्त माजरत के साथ कहता हूं। गोल साहब मेरे साथ रही। डॉक्टर साहब आप कैसे कहते हैं? वो तो कहते हैं कि 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी पार्टी में भी है। और अगर इनके सूबे को देख ले, पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, सूबा में ये अप्लाई करें अपना फार्मूला के स्ट्रिक्टली ये एक एथनिक पार्टी नहीं है कि पख्तून जो हैं वो सारे के सारे सिर्फ एएनपी के सपोर्टर्स हों, वो बाकी पार्टीज के सपोर्टर्स भी हो सकते हैं। और यही वाला आर्ग्यूमेंट बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी लागू होता है। एमक्यूएम के सपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं है, बाकी लोग भी हैं, और सारे के सारे उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं वो एमक्यूएम के सपोर्टर्स भी नहीं हैं और पार्टीज को भी सपोर्ट करते हैं। देखिए मसला ये आ रहा है कि हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त कराची में, वो डायलॉग के थ्रू और कॉम्प्रोमाइज के थ्रू, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के थ्रू अपने मसाइल हल नहीं कर पा रही, वो वायलेंस को प्रेफर कर रही है। आप कह रहे हैं जैसे कि आपने खुद कहा, देखिए ना कि अगर पॉपुलेशन डायनामिक्स जो हैं वो इलेक्टोरल ढांचे के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, तो फिर जाहिर है कि शहर के अंदर एक इस्तिराब पाया जाएगा, जाहिर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही उनकी। मैं इस पे एक बात ऐड करना देखिए, एक ये आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, दूसरी जो आर्टिकल है, मैं उसके जो फिगर्स है उस पर तो डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन इनके आर्टिकल के जो आखिरी 2 पैराज है उससे मैं जरूर इत्तफाक करती हूँ और ये एक हकीकत है। और डॉक्टर साहब ने इसमें कहा कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है डायलॉग एंड कॉम्प्रोमाइज। अब देखिए, चाहे कितने फीसद पॉपुलेशन कौन सी जबान बोलती हो, दैट इज एक्चुअली इररेलेवेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैं कभी नहीं कहूंगी कि जी पख्तून, पंजाबी, पठान, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, हम अगर एक मुल्क में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, एक सूबे में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि हमें जो भी मसाइल हैं उनको पॉलिटिकली डील करना है, पॉलिटिकली भी मैनेज करना है थ्रू डायलॉग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम करते रहते हैं वक्तन प वक्तन। उसके कितने मुस्बत नताइज होते हैं, फिर एक स्प्लर आता है टारगेट किलिंग्स का, या फिर एक कोई ना कोई इशू आ जाता है। लेकिन यस, डायलॉग इज वेरी मच देयर और इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। दूसरी चीज है कॉम्प्रोमाइज। अब कॉम्प्रोमाइज से जो मैं मकसद समझी और जो मेरी अपनी जो एक राय, नाकस राय है, वो ये है कि वी हैव टू लर्न टू को एग्जिस्ट। देयर इज नो वे आउट। पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक झगड़े, ये तमाम चीज़ें देखें, पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं, ये एक हकीकत है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सियासी कारकुन आपस में लड़ते हैं, कत्ल गारत होती है, लेकिन तमाम की तमाम टारगेट किलिंग्स नहीं होती हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसमें दीगर और इश्यूज भी होते हैं। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट का ताल्लुक है, वी हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट। शर्मिला, शहर जल रहा है, शहर जल रहा है। ये वो शहर है जब ये जलता है, जब ये रुकता है, जब ये ठहरता है,
तो पूरा पाकिस्तान का सांस रुक जाता है, बिकॉज पाकिस्तान की इक्तसादियात का, पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की पोर्ट है, पाकिस्तान का दुनिया के साथ ये कनेक्ट है। कराची शहर पाकिस्तान का ग्लोबल कनेक्ट है, पाकिस्तान की राह है, पाकिस्तान का रूट है दुनिया के साथ। तो जाहिर है ये बड़ा तशवीश इससे पैदा होती है। मैं जरा फरीद पराचा साहब की तरफ चलना चाहता हूं। पराचा साहब, जमात इस्लामी का कराची शहर में आज ठीक है आपकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन इस शहर के साथ आपका रिश्ता और आपकी जो वाबस्तगी है वो बड़ी पुरानी है, 1977 के इलेक्शंस तक, और उसके बाद मुत्तहिदा के बनने से पहले ये आपका गढ़ रहा है, ये आपका वोट बैंक रहा। क्या मुझसे आप एग्री करेंगे किसी एक शहर को मुत्तहिद रखने के लिए, उसे आगे चलाने के लिए जरूरत इस चीज की है कि एक ऐसी सियासी फिलॉसफी हो, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऐसी हो जो रिलीजन से भी, रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन से भी और लसानी बुनियादों से भी ऊपर रहकर पॉलिटिकल मसाइल का हल निकाल सकती हो? मुझसे एग्री करेंगे आप पराचा साहब? अब मैं आपका ये जो दूसरा पहलू है ना, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जमाते इस्लामी उसकी कराची की एक बहुत बड़ी कुव्वत रही है। कौमी असम्बलियों में, सूबाई असम्बलियों में, हर इंतखाब में, बल्दियाती इंतखाब में 2 मरतबा कराची जमात इस्लामी के नाज़म जो है या मेयर कराची के अंदर जमात इस्लामी के रहे हैं। लेकिन इस दौरान कभी ये सवाल नहीं उठा और नहीं उठना चाहिए कि वहाँ पर किसी गरीब आदमी को मार दिया जाए इस बुनियाद पर कि ये फ़लाँ ज़बान बोलने वाला है या ये फ़लाँ ज़बान बोलने वाला है। आज जो कुछ कराची में हो रहा है, ये मामलात जो हैं ये इस बुनियादों पर हो रहे हैं कि कोई रक्शे वाला मर जाता है, कोई उर्दू बोलने वाला, कोई पश्तो बोलने वाला, और गरीब आदमी मरता है, माफिया का कोई आदमी नहीं मरता। और इस सारे की बुनियाद जो है वो ये है कि इसमें एक लिसानी असबियत जो है वो उसको हवा दी जा रही है और उसकी बुनियाद एक भत्ताखोरी है। जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक है, आपने ये सवाल उठाया है, मज़हब तो इस सारी तफरीक को ख़त्म करता है। जहाँ दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हुए पंजाबी, पठान, बलोची और सिंधी एक सफ़ के अंदर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर तो मज़हब जोड़ने वाला है। मज़हब तो एक ऐसी कुव्वत है कि जो इन सारी असबियतों को ख़त्म करता है। असल मामलात जो समझने के हैं वो ये है कि जहाँ पर जिन्होंने कब्ज़े किए हैं वो उनके नाम मालूम है। कराची के 215 पार्कों पर कब्ज़े हो गए हैं, वहाँ पर होटल बन गए, वहाँ पे प्लाजे बन गए हैं। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से फैक्ट्रियाँ जल जाती हैं। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों के जलने के वाक़यात कराची में हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो भत्ता नहीं देता उसकी फैक्ट्री जला दी जाती है। फिर यहाँ पर बट पराचा साहब, मैं आपकी बात की ब्रॉडर आउटलाइन से, कॉन्टूर से तो एग्री करता हूं कि मजहब यूनाइट करता है, मजहब को यूनाइट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की गुज़िश्ता 30 बरस की तारीख में हमने देखा कि मजहब को हमेशा, मजहब को बतदरीज हमने देखा कि इस्तेमाल किया गया तफरका पैदा करने के लिए। आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की सियासी जमातें हैं। ये वो मुल्क है जहां शुरू में हमने गैर मुस्लिमों के साथ इम्तियाज बरतना शुरू किया, आज मुस्लिम जो है पॉपुलेशन, कहीं अहले तशी को मारा जा रहा है, कहीं सुन्नियों को मारा जा रहा है, कहीं किसी और ग्रुप को मारा जा रहा है। तो मजहब को भी लोग तफरके के लिए, डिवीजन के लिए उसको इस्तेमाल तो करते हैं ना पराचा साहब, ऐसा तो हुआ है हमारी तारीख में। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि ये गैर मजहबी रवैये होते हैं अगर कोई इस बुनियादों पर बात होती है। अभी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मौजू पर तमाम जमातें इकट्ठी थी और 31 दिसंबर को और फिर उसके बाद 9 जनवरी को, यानी पहले फ़कीदुल मिसाल हड़ताल हुई है, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली जो कराची की तारीख की सबसे बड़ी रैली थी। तो ये मजहब ने ही इकट्ठा किया है। यानी ये बुनियाद जो है ये नहीं है, असल बुनियाद जुल्म है। जहाँ जुल्म होता है, जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ लोगों के हक मारे जाते हैं, जहाँ गरीब को हक नहीं दिया जाता, जहाँ पर छीना झपटी होती है, जहाँ पर भत्ताखोरी होती है, जहाँ पर लोगों को कारोबार नहीं करने दिए जाते, जहाँ लोगों के मुंह से रोटी के नवाले छीन लिए जाते हैं, जहाँ बोरी बंद लाशें मिलती हैं, तो उन चीज़ों की बुनियाद पर जुल्म का जो एक मामला होता है उससे एक रद्द अमल पैदा होता है। ये रद्द अमल फिर लिसानी बुनियादों पे लोगों को जो है वो इकट्ठा कर रहा है। ये सबसे खतरनाक मुझे एक पराचा साहब, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। फरीद पराचा साहब मेरे साथ हैं लाहौर से, जो ये कहते हैं कि जब जुल्म होता है, जब हक की तलाफी होती है, जब रोटी का नवाला छीन लिया जाता है, उसके खिलाफ फिर रद्द अमल होता है और रद्द अमल जो है वो लिसानी, ये एथनिक शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन हल क्या है? हल के लिए तो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और स्ट्रिक्टली इसी चीज पे हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आते हैं और इस इशू पे बात करते हैं।